गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ सुनीता। जैसा कि आप तैयारी कर रहे हो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की, तो उसके जो 2 पेपर होते हैं उनमें से फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में आपके एजुकेशन साइकोलॉजी जो है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था आपका, उसमें लगभग 40 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे गए थे। तो आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में एजुकेशन साइकोलॉजी जो है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों ज़रूरत हुई हमें इसको पढ़ने की। प्रेजेंट टाइम में जो है एजुकेशन हो, चाहे जैसे मेडिकल लाइन ले ले, टेक्नोलॉजी ले ले, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें हमें साइकोलॉजी जो है वो उसे सीखने में, सिखाने में, इन सब में हमारी हेल्प करती है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी सबसे पहले हमें पढ़ना है कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई। सामान्य भाषा में हम समझें तो ये है कि जैसे किसी का इनविटेशन कार्ड आया हमारे पेरेंट्स के नाम पे, पेरेंट्स ने हमें भेजा कि आप जाओ, ये इनविटेशन कार्ड आया है तो आपको इस प्रोग्राम में शामिल होना है। हम लोग गए। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि अगला जो पर्सन है जिसने हमें इनवाइट किया है, हमारे पेरेंट्स को, वो हमें जाने ही। तो वो पर्सन क्या करेगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा, हाय हेलो करेगा, उसके बाद में हमें पूछेगा कि भैया आप कहाँ से हो, मैंने आपको पहचाना नहीं, ये सब पूछेगा ना। तो ऐसे ही एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन साइकोलॉजी एक्चुअल में है क्या। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है, इसका सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आधार क्या है, इसका आधार क्या है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का आधार है अपना मानव व्यवहार। आधार है मानव व्यवहार, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो किसके इर्द गिर्द घूमेगी, मानव व्यवहार के, कि मानव जो है कैसा व्यवहार कर रहा है फर्स्ट। सेकंड ये कि वो ऐसा व्यवहार कर क्यों रहा है, उसके ऐसे व्यवहार करने के पीछे रीजन क्या है, उसके इफेक्ट क्या आएंगे। तो इन सब का जो हमें अध्ययन करना है, वो जो सेंटर में है वो कौन है, मानव व्यवहार। यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी का जो एक बेस होगा कि हमें किस चीज़ का के इर्द गिर्द अध्ययन करना है, वो है अपना मानव व्यवहार, वो है अपना मानव व्यवहार। दूसरी बात कि ये जो टर्म है एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें मनोविज्ञान तो क्या है और शिक्षा क्या है। मनोविज्ञान जो है वो एजुकेशन को एक आधार प्रदान कर रहा है। अब आप ऐसे सोचोगे कि एजुकेशन साइकोलॉजी का आधार तो है मानव व्यवहार, और इन दो जो टर्म हैं, इन टर्म्स में से एजुकेशन जो है उसको आधार प्रदान कौन कर रहा है, साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान। इसका मतलब ये है कि इन दोनों वर्ड्स को अगर सेपरेट किया जाए, एजुकेशन और साइकोलॉजी को दोनों को सेपरेट सेपरेट पढ़े, तो मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी जो है, इसका जो क्षेत्र है ये क्या है, व्यापक।
एजुकेशन साइकोलॉजी में साइकोलॉजी का जो क्षेत्र है वो है व्यापक, और एजुकेशन जो है ये एक ब्रांच है, शाखा है, जो किस में ऐड हुई, साइकोलॉजी में। यानी कि जो मेन साइकोलॉजी जो शाखा थी उसी की एक ब्रांच क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी। कोई आपसे पूछे कि एजुकेशन साइकोलॉजी में जो व्यापक शब्द है वो कौन सा है, तो साइकोलॉजी जो है वो अपना व्यापक शब्द है, और एजुकेशन जो है वो इसकी तुलना में संक्षिप्त है यानी कि संकीर्ण है। और एजुकेशन साइकोलॉजी जो है एक सेपरेट ब्रांच है किसकी, साइकोलॉजी की। कहने का मतलब ये है कि बड़ी शाखा है मनोविज्ञान, और इसी की ब्रांच है अपनी शिक्षा मनोविज्ञान। कोई भी क्लास लो तो सबसे पहला काम अपना ये है कि अपने माइंड को अटेंटिव मोड में लेके आओ, प्लस नोटबुक और पेन हमेशा आपके हाथ में होने चाहिए, ताकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे अपने हिसाब से उसे आप नोट डाउन कर सके। तो यहाँ तक देखो एजुकेशन साइकोलॉजी थी। एजुकेशन साइकोलॉजी का आधार है मानव व्यवहार, और साइकोलॉजी जो है एजुकेशन को क्या करती है, आधार प्रदान करती है। व्यापक वर्ड जो है अपना एजुकेशन और साइकोलॉजी में से, तो व्यापक है अपना साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, ब्रांच है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं, एक अपने मनोवैज्ञानिक हुए हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो। अब ये मत समझना कि क्रो एंड क्रो जो है, क्रो एंड क्रो जो है वो अंग्रेजी टर्म है कि CROW एंड CROW, कौवा एंड कौवा। जी नहीं, ये दो सेपरेट पर्सन है। ये एक मिस्टर क्रो है एंड एक है मिसिज क्रो। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को समझाने के लिए एक डेफिनेशन दी है, शिक्षा मनोविज्ञान को समझाने के लिए एक डेफिनेशन दी है, वो देखते हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक मनोविज्ञान माना जाता है, और शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों, कैसे और क्या से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों, कैसे व क्या से संबंधित है। क्या, क्यों और कैसे से संबंधित है। क्रो, और जो क्रो ने
साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को डिफाइन किया है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसे माना गया है व्यवहारिक विज्ञान। और जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है वो सीखने के क्यों, कैसे व क्या से संबंधित है। ये हो गया अपना सीखना यानी कि लर्निंग। इसमें कि क्या तो सीखा, क्या तो सीखा, क्यों सीखा, यानी कि इसको सीखने की जरूरत हमें क्यों हुई, क्यों सीखा, और इसको सीखने का मैनर क्या है, कैसे सीखा, इसको कैसे सीखा। इन क्वेश्चन की व्याख्या करता है शिक्षा मनोविज्ञान अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। क्रो और क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों, कैसे और क्या की व्याख्या करता है। अब देखते हैं कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान को, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान को यहाँ तक इस प्लेटफॉर्म तक लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक एंड केटल। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक और केटल का योगदान रहा है। इसके बाद में आप देखो कि शिक्षा और मनोविज्ञान जो है वो ब्रांच तो है मनोविज्ञान की, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान दो वर्डों से मिलके बना है। उसमें एक तो है शिक्षा और दूसरा है विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है इसमें शिक्षा और सेकंड है मनोविज्ञान। इन दोनों वर्ड्स को भी हम सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे कि शिक्षा तो क्या है प्लस मनोविज्ञान क्या है, और फिर इनकी जो ब्रांच कंबाइंड होके बनी है शिक्षा मनोविज्ञान उसका मीन्स क्या है। तो यह है ना कि जैसे शिक्षा मनोविज्ञान जो है अपना, शिक्षा मनोविज्ञान ये तो होगी अपनी प्रॉब्लम। जैसे ही प्रॉब्लम सामने आई तो आप लोग टीवी सीरियल वगैरह में देखते हो CID, तो इंक्वायरी करते हैं ना वो कि कुछ तो हुआ है। तो ऐसे ही अपनी जो प्रॉब्लम मान सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, और इसका ओरिजिन जो है वो कहीं ना कहीं से तो हुआ है, कैसे इसमें ये वर्ड जुड़े हैं, तो ऐसे ही हम करेंगे इसका पोस्टमार्टम। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसके दोनों वर्ड करेंगे पहले अलग अलग, फिर इनका मीनिंग समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। ये सिर्फ आपका बेस तैयार किया जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है इस वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले ये आना जरूरी है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक्चुअल में है क्या। अरे हलवा तैयार कर रहे हैं
तो उसके इंग्रेडिएंट जो हैं उसमें हमें क्या क्या डालना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किन किन एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत है, तो उनके बारे में पता होना ज़रूरी है ना। कि पहले बेस तैयार करेंगे कि ये चाहिए और इतनी इतनी मात्रा में हमें चाहिए, उसके बाद में हम तैयार करेंगे अपना हलवा। तो ऐसे ही शिक्षा मनोविज्ञान को जानने से पहले इसका करेंगे पोस्टमार्टम, दोनों वर्ड्स का, दोनों को समझेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लेंगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्यों ज़रूरी है, किस क्षेत्र में है, अपने सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलके बना है। फर्स्ट है अपना शिक्षा प्लस सेकंड है मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान, इनमें से भी जो संकुचित वर्ड है सबसे पहले शिक्षा, उसे पढ़ेंगे कि शिक्षा क्या है। हमारी जो सबसे प्राचीन लैंग्वेज मानी जाती है वो है संस्कृत। तो ऐसे ही जो वर्ड्स हिंदी में आए हैं उनकी जननी मानी जाती है संस्कृत को। और संस्कृत में आपने सुना होगा ना कि धातुएं होती हैं, शब्द होते हैं। ऐसे ही एक धातु होती है अपनी शिक्ष धातु, शिक्ष धातु। तो इसी शिक्ष धातु से ही निकला है अपना शिक्षा। और ये कौन से लैंग्वेज की है? संस्कृत भाषा की। अपना जो वर्ड है एजुकेशन, ये शिक्षा, ये निकला है संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से, संस्कृत की शिक्ष धातु से। अब देखो ये शिक्ष धातु से निकला है तो इसका मीन जो है वो क्या है, इसका मीनिंग क्या है? शिक्ष धातु से निकला है और इसका अर्थ होता है सीखना। इसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि जो कुछ भी हम सीखते हैं वो क्या है? शिक्षा, शिक्ष धातु के अकॉर्डिंग। अब देखो शिक्षा के आयाम या तत्व, इनकी इसकी उत्पत्ति तो मान ली हमने संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से, इसका मीनिंग हो गया, अर्थ हो गया अपना सीखना। लेकिन ये देखो कि शिक्षा में जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, वो क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या होना जरूरी है जिसके थ्रू हम शिक्षा प्राप्त कर सकें या सीख सकें। तो शिक्षा के आयाम बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं, एलिमेंट। इसके आयाम माने गए हैं 3 तत्व या आयाम। फर्स्ट है अपना शिक्षक, सेकंड है छात्र एंड थर्ड है पाठ्यक्रम। शिक्षक यानी कि टीचर, टीचर क्या करवाएंगे? हमें शिक्षा देंगे, मतलब ये तो हो गए सिखाने वाले। सिखाने वाले। सेकंड है छात्र, स्टूडेंट, ये हो गए सीखने वाले। सीखने वाले। और थर्ड जो है वो है पाठ्यक्रम। थर्ड जो है वो है पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। अब इसमें क्या आएगा? ये हो गए सीखने वाले, ये हो गए सिखाने वाले, सीखने वाले, ये दो तो हो गए। अब हमें सीखना क्या है? जो सीखना है वो हो गया अपना पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है?
कैसे समझ सकते हैं पाठ्यक्रम? ये देखो, जैसे ये हो गया अपना एक खेल का मैदान, ये हो गई एक बाउंड्री बना दी, और जो प्लेयर हैं उनको बोल दिया कि बाउंड्री के बाहर जाओगे तो फाउल माने जाओगे, यानी कि गेम से आउट हो जाओगे। तो ऐसे ही एजुकेशन में हमारा एक पाठ्यक्रम या सिलेबस या बाउंड्री तय कर दी जाती है कि ये क्राइटेरिया है जिसके अंदर जो चीज़ें दी गई है सिर्फ उनका ही अध्ययन करना है। तो ऐसे ही एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है जो एज ग्रुप के अनुसार होगा, क्लास के अनुसार होगा, कि इस क्लास में जैसे आपने देखा होगा ना, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, ऐसे ही 12th तक अलग अलग पाठ्यक्रम होते हैं। फिर कॉलेज लेवल पे अलग पाठ्यक्रम होगा। जैसे जैसे एजुकेशन हायर होती जाएगी वैसे वैसे ही सबका सिलेबस या पाठ्यक्रम जो है वो चेंज होता जाएगा। तो ऐसे ही जो शिक्षा है उसके 3 तत्व हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। यानी कि ये हमें पढ़ना है, ये हमें सीखना है। तो पाठ्यक्रम का मीनिंग हो गया, एक क्राइटेरिया तय किया जाता है कि उस सीमाओं के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं उनको हमें पढ़ना है या सीखना है। तो ये हो गए अपने शिक्षा के 3 आयाम या तत्व। अब देखो 2 शिक्षाविद हुए हैं, इनकी 2 शिक्षाविद हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग देखते हैं। इनमें फर्स्ट है अपने जॉन डीवी। इन्हें मनोवैज्ञानिक नहीं माना गया है, इन्हें माना गया है शिक्षाविद, क्योंकि इनका योगदान जो है शिक्षा में बहुत ज़्यादा रहा है। तो जॉन डीवी जो है वो शिक्षाविद हैं। उन्होंने शिक्षा के आयाम या तत्व बताए हैं टोटल 3। इन्होंने भी त्रिध्रुवीय इसको माना है, किसको? शिक्षा को। तो जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार है त्रिध्रुवीय। त्रिध्रुवीय इसको माना गया है, जिसमें सबसे पहले होंगे शिक्षक। इसने ट्रायंगल शेप में हमें समझाया है कि सबसे ऊपर कौन होंगे, उसके बाद में कौन कौन होंगे। तो सबसे पहले होंगे शिक्षक, और फिर होंगे छात्र एंड पाठ्यक्रम। जॉन डीवी के अनुसार भी शिक्षा के 3 आयाम हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षक वही होंगे सिखाने वाले, छात्र वही होंगे सीखने वाले, पाठ्यक्रम होगा जो हमें सीखना है। फिर नेक्स्ट एक और हुए हैं जॉन एडमस। तो जॉन एडमस के अनुसार जैसे जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय बताया है, वैसे ही जॉन एडमस ने हमें शिक्षा के तत्व या आयाम जो है वो 2 बताए हैं, और इसे द्विध्रुवीय माना है किसको? शिक्षा को। तो जॉन एडमस के अनुसार द्विध्रुवीय माना है। इसमें कौन कौन है? जॉन एडमस के अनुसार हैं, फर्स्ट है शिक्षक से लेके इन्होंने माना है छात्र तक। सेकंड अपना हो गया छात्र, यानी कि इन्होंने पाठ्यक्रम को अहमियत नहीं दी है। किसने? जॉन एडमस ने।
जॉन एडम्स ने द्विध्रुवीय बताया है, शिक्षक है और छात्र, जबकि जो डीवी ने जो त्रिध्रुवीय बताया है, शिक्षक, छात्र एंड पाठ्यक्रम। जॉन एडम्स के अनुसार द्विध्रुवीय। अब देखते हैं कि शिक्षा के टाइप कितने होते हैं, शिक्षा कितने प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी शिक्षा के प्रकार। एक अपनी औपचारिक, दूसरी है अनौपचारिक और तीसरी है अपनी निरौपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक एंड निरौपचारिक। फर्स्ट है औपचारिक। जब हम लोग किसी के घर जाते हैं तो प्रणाम वगैरह करते हैं, धोख वोक लगा देते हैं। और एक बात और देखो, शूज बाहर निकाल के आते हैं, जबकि अपने घर पे क्या करते हैं, सीधे ही शूज अंदर। तो अगला जो पर्सन है वो कई बार बोल देता है कि नहीं, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, औपचारिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही एजुकेशन में है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है कि उसका जो प्लेस है, टाइम है, वो निश्चित होता है कि इस टाइम पे इतने बजे इस स्थान पे एजुकेशन दी जाएगी, और वो भी इस विषय में। जैसे अपना हो गया विद्यालय, तो इसमें होता है निर्धारित समय व निर्धारित स्थान। निर्धारित समय व निर्धारित स्थान। निर्धारित व निर्धारित समय पर दी जाने वाली शिक्षा, वो होगी अपनी औपचारिक। और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे स्कूल, विद्यालय। अपनी जो कोचिंग वगैरह है वो भी इसी में आती है। सेकंड है अपना निरौपचारिक। सॉरी, अनौपचारिक। सेकंड हो गया अपना अनौपचारिक। इसमें क्या होता है, इसका समय और स्थान दोनों निर्धारित नहीं होते, हम कहीं पे भी कुछ भी सीख सकते हैं, यानी कि इसका समय और स्थान निर्धारित नहीं। समय और स्थान निर्धारित या निश्चित नहीं। जैसे हम लोग घर पे हैं और हमारे जो दादाजी हैं, जैसे ही हम कॉलेज के लिए निकलने लगे तो वो बोलते हैं, बेटा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे आना है, वैसे जाना है, दूसरों की हेल्प करनी है। तो ये सब चीज़ें हमें, ये तो है नहीं कि इस टाइम पे इस स्थान पे दादाजी जो है वो हमें ये एजुकेशन देंगे कि इस टाइम पे ये सीखना है आपको, जी नहीं। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है परिवार, अपने घर में आसपास के, जैसे समाज में सीख रहे हैं, किसी स्टेशन पे गए वहाँ पे हमने कुछ सीखा, तो वो सारे हो गए अनौपचारिक शिक्षा में। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे परिवार या घर। थर्ड है अपना निरौपचारिक। थर्ड है अपना निरौपचारिक। इसमें क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर आए, हमने उन्हें पढ़ा और क्या जाना,
देश विदेश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन कौन सी इवेंट जो है अभी हुई है, कौन प्रधानमंत्री बना है, कौन से जो प्रोग्राम है उनका शिलान्यास किया गया है। जैसे संसद भवन बन रहा है, जैसे संसद भवन बन रहा है, तो इन सब की जानकारी हमने कहाँ से ली? समाचार पत्र से, टीवी से ले ली, पत्राचार से ले ली, तो वो सारी आएंगी अपनी निरौपचारिक में। पत्राचार हो गया, टीवी हो गया, समाचार पत्र हो गए। इसके साथ ही जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे ओपन बोर्ड वगैरह चल रहे हैं, तो उनमें क्या होता है कि ना तो स्टूडेंट टीचर को जानते हैं और ना ही टीचर स्टूडेंट को जानते हैं। फॉर्म फिल भी कैसे होते हैं? ऑनलाइन। एग्ज़ाम हो गई, डिग्री मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इस बेसिस में ना टीचर स्टूडेंट से मिले ना ही स्टूडेंट टीचर से मिले, तो वो हो गई अपनी दूरस्थ स्थान से शिक्षा। दूरस्थ स्थान से प्राप्त शिक्षा। तो ये हो गए अपने शिक्षा के प्रकार। औपचारिक हो सकती है, निरौपचारिक हो सकती है और अनौपचारिक हो सकती है। औपचारिक में क्या होता है? समय और स्थान जो है दोनों निश्चित होंगे कि इस स्थान में इस समय पे ये एजुकेशन दी जा रही है। अनौपचारिक में क्या होगा? उसका समय और स्थान निर्धारित नहीं होगा, कहीं पे भी कुछ भी सीखा जा सकता है। थर्ड अपना निरौपचारिक, उसमें पत्राचार हो गया, टीवी हो गया, समाचार पत्र हो गए और दूरस्थ स्थान से प्राप्त शिक्षा हो गई। तो ये हैं अपने शिक्षा के प्रकार। अब ये देखो कि शिक्षा की उत्पत्ति तो हमने जान ली कि संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका मीनिंग जो है वो होता है सीखना। अब ये देखो कि शिक्षा जो है उसे इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानेंगे। शिक्षा जो है उसका इंग्लिश टर्म होता है अपना एजुकेशन। एजुकेशन ये तो है इंग्लिश का एजुकेशन। भाषा है अपनी अंग्रेजी। अब ये देखो कि अंग्रेजी वर्ड एजुकेशन है, इसकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती है? तो ग्रीक या लेटिन वर्ड है थ्री। कोई एडुकेटम से बताते हैं, कोई एडुकेयर से बताते हैं, कोई एडुसियर से बताते हैं। मतलब इन तीनों से वर्ड से ही एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो भाषा तो होगी अपनी ग्रीक भी आ सकता है और लेटिन भी आ सकता है। ग्रीक या लेटिन भाषा, दोनों में से अगर लेटिन आए तो लेटिन करना है, ग्रीक आए तो ग्रीक करना है। ग्रीक या लेटिन भाषा के शब्द से, और वो शब्द कौन कौन से हैं? थ्री हैं। फर्स्ट है अपना एडुकेटम। एडुकेटम, और इसका मीनिंग जो है, अर्थ जो है वो होता है अंदर से बाहर निकालना। यानी कि किसी भी पर्सन के अंदर जो उसकी पावर्स है कि वो क्या क्या सीख सकता है, उन सब को बाहर निकालना, यानी कि उसे सिखाना। तो इसका मीनिंग होता है अंदर से बाहर निकालना। अंदर से बाहर निकालना। सेकंड जो वर्ड है अपना वो है एडुकेयर।
इसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो है आगे बढ़ना। मतलब उसकी जो प्रेजेंट टाइम में स्टेज जो है वो, मतलब किस अवस्था में प्रेजेंट टाइम में है, उससे उसको आगे बढ़ाना। थर्ड है अपना एडुसियर। एडुसियर, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विकसित करना। विकसित करना। तो इस तरीके से आपने शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से भी जान ली, और इंग्लिश भाषा का जो एजुकेशन वर्ड है उसकी उत्पत्ति भी आपने जान ली। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका मीनिंग होता है सीखना। ऐसे ही शिक्षा जो है उसका इंग्लिश टर्म होता है एजुकेशन, और एजुकेशन वर्ड जो है लैटिन भाषा के या ग्रीक भाषा के एडुकेटम, एडुकेयर एंड एडुसियर, 3 वर्ड से मानी गई है, जिसमें एडुकेटम का अर्थ जो है वो क्या है, अंदर से बाहर निकालना। एडुकेयर का मीनिंग होता है आगे बढ़ना। एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना। अब ये जो आपने टर्म देखे हैं, इसके प्रकार देखे हमने शिक्षा के, उनके बेसिस पे शिक्षा के 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। एक तो कि संकीर्ण अर्थ क्या होगा, और एक होगा कि व्यापक अर्थ क्या होगा, वो देखते हैं। तो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ। फर्स्ट लेते हैं शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। इसमें क्या होता है कि हमने ये मान लिया या ये कहा जाए कि निश्चित समय और निश्चित स्थान पर कोई एक अलग से पाठ्यक्रम तय करके जो एजुकेशन दी जा रही है वो ही शिक्षा है। जो सिखाया जा रहा है वो ही क्या है, शिक्षा। इस लिमिट एरिया को ही हमने मान लिया कि यही शिक्षा है। मान लो ये कोई एक रूम है, और इसमें जो जो एलिमेंट्स आपके आसपास प्रेजेंट हैं उसे ही हमने क्या मान लिया हो, एजुकेशन मान लिया हो, कि ये टाइम है, ये पाठ्यक्रम है, और ये स्थान है। ये एक रूम दे दिया आपको, और इसमें ये एलिमेंट हैं, इनको आपको पढ़ना है, ये पाठ्यक्रम तय कर दिया, तो उसे ही मान लिया जाए शिक्षा की, सिर्फ यही शिक्षा है। तो ये तो हो गया आपका शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। शिक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या हुआ, निश्चित समय और स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा। निश्चित समय और स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा। ये तो हो गया अपना शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। इसके अलावा जो अनौपचारिक हैं प्लस निरौपचारिक हैं, समाचार पत्र है, टीवी है, दूरस्थ शिक्षा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, ये सारे आएंगे शिक्षा के व्यापक अर्थ में। घर परिवार में सीखा, समाज में सीखा, कहीं से भी हमने जो कुछ सीखा और जो हमारे मतलब लाइफ में काम आ रहा है वो हो गया शिक्षा का व्यापक अर्थ। कि कहीं पे भी कुछ भी सीखा जा सकता है, कहीं से भी कोई भी नॉलेज हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आएगा आपका शिक्षा के व्यापक अर्थ में। शिक्षा का व्यापक अर्थ।
इसमें आ गए आपके अनौपचारिक प्लस निरौपचारिक। अनौपचारिक प्लस निरौपचारिक। औपचारिक प्लस निरौपचारिक, ये आ गए आपके शिक्षा के व्यापक अर्थ में। शिक्षा के व्यापक अर्थ में अब देखते हैं कि हमने जान लिया कि शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई, शिक्षा शब्द की, शिक्षा क्या है, शिक्षा के प्रकार क्या है, प्लस एजुकेशन जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब लेते हैं इनकी परिभाषाएं। परिभाषाएं जो हैं अलग अलग राइटर ने अलग अलग दी है, मतलब मेन कंक्लूजन जो है सबका एक ही निकल के आता है, लेकिन उन्होंने अपने अपने शब्दों में इसकी व्याख्या की है और आपके एग्ज़ाम में ये डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो ये नहीं है कि आपको इनको रटना है, बल्कि इनके जो मेन जो फीचर हैं, मेन जो वर्ड है, उनको पकड़ना है और उनको ही दिमाग में रखना है, क्योंकि डेफिनेशन इतनी सारी हैं कि रट्टा मारने लगेंगे ना तो सारी, वो बोलते हैं ना घचड़ मचड़, वो हो जाएंगी। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि अपने हिसाब से इनके जो मेन वर्ड्स हैं उनको पकड़ना है, उनको याद करना है और वही फिर एग्जाम में उन वर्ड्स को देख के ही आपको आंसर करना है। तो हम लेते हैं अगला, शिक्षा की परिभाषा। ये शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा ही नहीं है, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं अभी शिक्षा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी परिभाषाएं क्या है। सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षा। तो अब आएंगी इसकी परिभाषाएं। शिक्षा की परिभाषाएं वही ले लो जो हमने फर्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान को समझाया था ना, जिन्होंने, किसने, क्रो एंड क्रो ने, उन्होंने बताया था ना कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसको व्यवहारिक मनोविज्ञान माना जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के क्यों, क्या और कैसे, इन तीनों का की शिक्षा दी जाती है, इनको बताया जाता है। तो ऐसे ही क्रो और क्रो ने, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन जो है आपके हर एक चैप्टर में आएंगी अलग अलग, जैसे अधिगम में आएंगी, अभिप्रेरणा में आएंगी। तो ऐसे ही शिक्षा को भी इन्होंने परिभाषित किया है, शिक्षा मनोविज्ञान को भी किया है, मनोविज्ञान को भी करेंगे। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा क्या है, इन्होंने दो बातें बताई हैं। शिक्षा व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की प्रक्रिया है। व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की प्रक्रिया है। और जिसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, जिसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। बल दिया जाता है। अब ये डेफिनेशन एक ही है और इतनी बड़ी हो गई, तो 5-10 राइटर की तो हम कैसे याद रख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, गुट्टी बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, गुट्टी बनानी पड़ेगी। और इसमें देखो, इसमें देखो शिक्षा व्यक्तिकरण और सामाजिकरण,
तो व्यक्तिकरण, इसको अंडरलाइन करना है अपने को, और सामाजिकरण। अब ये देखो, कौवा जो होता है, कौवा, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये नहीं कि क्रो एंड क्रो, कोई कौवा एंड कौवा बोल दे। ये सिर्फ समझने के लिए है कि क्रो एंड क्रो ने ये डेफिनेशन दिए है, उसे हम अपने वर्ड्स में कैसे याद रखें। तो कौवा जो है वो कहाँ रहता है, जैसे ये हो गया अपना पेट, ये हो गया पेट, इसकी डाल पे वो कौन बैठा है, कौवा बैठा है जी। क्या बैठा है, कौवा। अब ये पेड़ जो है वो कहाँ होगा, समाज में होगा। कहाँ होगा, समाज में। और कौवा काव काव बोल रहा है, किसे देख के बोल रहा है, कोई पर्सन जो है वो इधर से जा रहा है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को देख के क्या कर रहा है, कौवा काव काव कर रहा है। तो कौवे ने क्या किया, समाज में एक पेड़ था, उस पे बैठा है और व्यक्ति को देख के काव काव किया, यानी कि क्या किया, व्यक्तिकरण किया और सामाजिकरण किया। इन दोनों वर्ड्स को देख के आप समझ सकते हो कि कौवा जो है क्या किया, उसने व्यक्तिकरण किया और सामाजिकरण किया। अब आप ये अनुमान लगा सकते हो, जैसे ही डेफिनेशन आएगी तो क्रो एंड क्रो दिखेगा और कौन दिखेगा, व्यक्तिकरण और सामाजिकरण। इसे माइंड में रखना है इस स्टोरी को, कि एक कौवा था, एक पेड़ था समाज में, और उस पे कौन बैठा था, कौवा। कौवा बैठा था, जैसे ही एक पर्सन उधर से आया, कोई व्यक्ति उधर से गुजरा, तो कौवे ने क्या प्रोसेस की, काव काव किया। एक तो ये चीज़। दूसरी, हम एजुकेशन को समझ रहे हैं ना, तो ये देखो, क्रो एंड क्रो ने बताया कि ये क्या है, एक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने क्या बताया है कि एजुकेशन में क्या बताया, प्रक्रिया है, यानी कि ये एक प्रोसेस है जो करनी पड़ती है। मतलब हमें सीखना पड़ेगा, उसके लिए एक्ट करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, तब जाके हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। यानी कि सबसे पहले पर्सन होगा, वो क्या करेगा, एक्शन करेगा, प्रोसेस होगी, उसके बाद में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो शिक्षा जो है, कोई पूछे आपको कि शिक्षा क्या है, तो सबसे पहले कि शिक्षा एक प्रोसेस है, किसकी, सीखने की। शिक्षा सीखने की एक प्रोसेस है। तो क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार, शिक्षा व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। फिर आगे देखो, जिसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, यानी कि जो व्यक्तिकरण और सामाजिकरण करने के की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पे ही क्या दिया जाता है, सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, कि कोई पर्सन है उसका सर्वांगीण विकास करना है। और वो किससे रिलेटेड हो गए, व्यक्तिकरण और सामाजिकरण से। तो क्रो एंड क्रो में आपको दो टर्म याद रखने हैं, व्यक्तिकरण और सामाजिकरण, बस। सेकंड जो है वो लेते हैं अपने कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, देखो, इन डेफिनेशंस को याद करने का सही तरीका ये है कि अपनी डेली लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड करके अगर इनको पढ़ा जाए किसी इवेंट के थ्रू, तो ये लंबे समय तक हमें याद रहती हैं। तो ऐसे ही महात्मा गांधी ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति। यानी कि इन्होंने कहा, क्या कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है मेरा नहीं, महात्मा गांधी जी का, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक या मनुष्य के शरीर,
बालक या मनुष्य के शरीर हो गया, फिर मस्तिष्क, शरीर, मस्तिष्क, आत्मा, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, और इनके भी क्या सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति, आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति। अब करते हैं इसका पोस्टमार्टम कि हमें याद कैसे रखना है। तो गांधी जी जो है वो क्या है, महात्मा। तो जैसे ही कोई उपदेश देने आते हैं, कौन आते हैं, महात्मा जी। महात्मा जी जैसे ही उपदेश देने आए तो वो कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं, बालक, मनुष्य, हे बालक, हे मनुष्य, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपकी आत्मा। क्या बोलेंगे, हे बालक, हे मनुष्य, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क और आपकी आत्मा। जो महान आत्मा है वो ऐसे ही बात करेगी ना। तो ऐसे ही महात्मा गांधी ने बोला है कि बालक, मनुष्य, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। ये टर्म हमें याद करने। ऐसी लैंग्वेज कौन यूज करते हैं, महात्मा, जो कि उपदेश वगैरह देते हैं वो यूज करते हैं। तो महात्मा गांधी ने क्या बताया कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक या मनुष्य, बालक या मनुष्य, उसका शरीर, उसका मस्तिष्क और उसकी आत्मा, इनकी सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति, यानी कि इनका सर्वोत्तम विकास हो और उसकी अभिव्यक्ति जो है वो क्या है, शिक्षा। किसने बताया, महात्मा गांधी ने। एक बार फिर से देख लो, क्रो एंड क्रो ने क्या बताया था, शिक्षा व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की प्रक्रिया बताया था। यानी कि क्रो एंड क्रो, कौवा, समाज में था पेड़, पेड़ पे था कौवा, और व्यक्ति को देख के क्या किया, कांव कांव। उससे क्या हुआ, व्यक्तिकरण और सामाजिकरण, व्यक्तिकरण और सामाजिकरण। फिर लेते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा, हे बालक, हे मनुष्य, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क और आपकी आत्मा। तो इन जो वर्ड्स हैं, मेन जो वर्ड्स हैं, इनको पकड़ो और आपकी डेफिनेशन तैयार है। ठीक है। थर्ड लेते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद ने क्या बोला, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। मनुष्य में अंतर्निहित, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है, शिक्षा। जरूरी नहीं कि जो टर्म आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, याद करने का तरीका आपको जो बताया जा रहा है वो ही फॉलो करो। आप अपने हिसाब से भी मेंटेन कर सकते हो कि मुझे ये वाली चीज़ याद ना हो कि इस वे में ये याद हो रहा है। तो स्वामी विवेकानंद, अब ये देखो इसमें वर्ड आया आपका विवेक,
और किसका? स्वामी जी का। तो उसमें थे महात्मा जी, अब कौन आए? स्वामी जी। महात्मा जी जैसे ही गए, कौन आए? स्वामी जी। तो स्वामी जी का विवेक देखने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसमें अंतर्निहित पूर्णता है ना, उसकी अभिव्यक्ति होने तक उसका विवेक हमें देखना है। यानी कि स्वामी जी में अंतर्निहित पूर्णता जो है उसकी अभिव्यक्ति होने तक क्या देखेंगे? उसका विवेक देखेंगे। स्वामी जी में अंतर्निहित पूर्णता जो है उसकी अभिव्यक्ति होने तक हमें उनका विवेक देखना है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बताया? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अब आप बोलोगे कि इतनी ज़्यादा डेफिनेशन क्यों बता रहे हो? तो आपके एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार नहीं बार बार पूछे जाते हैं। तो अब लेते हैं ब्राउन के अकॉर्डिंग। 3 हो गए अपने। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की प्रक्रिया है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। क्रो से याद रखना है व्यक्तिकरण और सामाजिकरण। महात्मा गांधी जी से याद करना है कि महात्मा जी ने बोला था, हे बालक, हे मनुष्य, आपका शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। स्वामी विवेकानंद जी से याद रख रहा है, स्वामी जी में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति होने तक हमें उनका विवेक देखना है। नेक्स्ट आपके ब्राउन। अब ये देखो, ये जो है फॉरेनर है, ये जो अपने मनोवैज्ञानिक हैं वो है फॉरेनर। लेकिन हमारे जो जैसे राजस्थान है, इंडिया में है, कैसे नाम रखे जाते हैं? जैसे भूरे लाल, भूरे राम। तो ऐसे ही देखो ब्राउन, भूरे, भूरा होता है ना हिंदी मीनिंग, तो वैसे ही ब्राउन। ब्राउन के अनुसार, अब ये मत कर देना है कि इसका भूरे लाल कर दो, जी नहीं, ये एक नाम है ब्राउन। तो ब्राउन के अनुसार क्या है? वो ही जैसे क्रो ने प्रक्रिया बताया था ना एजुकेशन को, वैसे ही ब्राउन ने भी कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। अब सोचो कौन सी स्टोरी बनाए? तो देखो, ये क्या है? ब्राउन। मान लो ये कलर है, क्या है? नेम ऑफ कलर, एक कलर का नाम है। अब ये देखो कि व्यवहार में परिवर्तन, बालक के व्यवहार में परिवर्तन आया तो वो कैसा हुआ? ब्राउन हो गया। बालक के व्यवहार में परिवर्तन आया तो वो कैसा हो गया? ब्राउन हो गया। बालक के व्यवहार में परिवर्तन आया तो वो कैसा हुआ? ब्राउन हो गया। या कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया गया तो वो कैसा हो गया? ब्राउन हो गया।
तो ब्राउन के अकॉर्डिंग शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तो वो हो गया आपका शिक्षा, किसके अकॉर्डिंग? ब्राउन के अकॉर्डिंग। तो अपने 4 हो गए, क्रो एंड क्रो के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार और ब्राउन के अनुसार। क्लियर है? नेक्स्ट देते हैं पेस्टोलॉजी। किसने दी नेक्स्ट? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी पेस्टोलॉजी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विरोधहीन व प्रगतिशील विकास है। शिक्षा क्या है? शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का, जन्मजात शक्तियों का, वे देखो शक्तियों का क्या क्या है? स्वाभाविक, विरोधहीन और प्रगतिशील विकास है। शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन और प्रगतिशील विकास है। ये लेते हैं, ये कौन है? पेस्टोलॉजी। तो कंप्यूटर पे जब भी आप बैठे हो तो आपने कट, कॉपी, पेस्ट 3 वर्ड सुने होंगे, कट, कॉपी एंड पेस्ट। तो वैसे ही इसमें देखो कौन आ रहे हैं? पेस्ट। कौन आ रहे हैं? पेस्ट। तो पेस्ट किया किसको? बालक की जो जन्मजात शक्ति थी उनको क्या किया? पेस्ट किया। पेस्ट कैसे किया? स्वाभाविक रूप से किया, उसका विरोध नहीं हुआ, यानी कि वो विरोधहीन था, और उससे क्या हुआ? प्रगति हुई। उससे क्या हुआ? प्रगति हुई। बालक की जन्मजात शक्तियों को पेस्ट किया तो स्वाभाविक रूप से किया, विरोधहीन था, यानी कि उसका किसी ने विरोध नहीं किया, और उससे क्या हुई? प्रगति हुई। पेस्ट किया बालक की जन्मजात शक्तियों को स्वाभाविक रूप से, जिसका विरोध किसी ने नहीं किया, यानी कि वो विरोधहीन था, और उससे क्या हुई? प्रगति हुई। तो ये होगी अपनी पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग। एक बार फिर से बता देती हूँ। क्रो एंड क्रो के अनुसार तो सामाजिकरण और व्यक्तिकरण। महात्मा गांधी के अनुसार बालक या मनुष्य की शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार स्वामी जी में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति होने तक हमें उनका विवेक देखना है। ब्राउन, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने से वो कैसा हो गया? ब्राउन। जैसे ही परिवर्तन लाया गया तो वो कैसा हो गया? ब्राउन हो गया। पेस्टोलॉजी के अनुसार बालक की जन्मजात शक्तियों को पेस्ट किया, स्वाभाविक रूप से विरोधहीन थी, और क्या हुई? उससे प्रगति हुई। नेक्स्ट लेते हैं जॉन डीवी के अनुसार। इनको क्या माना गया है? शिक्षाविद। ये हैं शिक्षाविद। ये शिक्षाविद थे। जॉन डीवी ने क्या बताया? शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह वातावरण के ऊपर
नियंत्रण स्थापित कर सके। क्या है? शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। जिनके द्वारा वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। इस डेफिनेशन को समझते हैं। देखो यहाँ पे अपना डीवी जो डेली लाइफ में भी आप यूज करते हो, परफ्यूम वगैरह, डीओ जिसको बोलते हैं, तो उसी से ले लेते हैं हम डीवी। अब डीवी क्या करता है? उसकी योग्यता क्या है कि वो वातावरण पर नियंत्रण स्थापित कर रहा है। जैसे कि कोई बदबूनुमा वातावरण है तो उसको क्या करेगा? खुशबू में बदल देगा। तो ऐसे ही हमें ऐसा डीओ विकसित करना है, उसमें ऐसी योग्यताओं का विकास करना है जो वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सके। तो ये होगी जॉन डीवी के अनुसार कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। यानी कि हमें ऐसा डीओ विकसित करना है, उसमें ऐसी योग्यताओं का विकास करना है जो वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है या कर सके। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार व्यक्तिकरण और सामाजिकरण। फिर था अपने महात्मा गांधी। गांधी जी ने क्या बोला था? महात्मा जी ने क्या बोला था? हे मनुष्य, हे बालक, शरीर, आत्मा, मस्तिष्क। फिर थे अपने स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी जी ने क्या बोला था कि स्वामी जी में जो अंतर्निहित पूर्णता है उसकी अभिव्यक्ति होने तक हमें उनके विवेक को देखना है। फिर था अपना ब्राउन। बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया गया तो वो कैसा हो गया? ब्राउन हो गया। पेस्टालोजी, बालक की जन्मजात शक्तियों को पेस्ट किया हमने। कैसे किया? स्वाभाविक रूप से, उनका विरोध नहीं हुआ और उससे क्या हुई? प्रगति हुई। फिर थे अपने जॉन डीवी। तो जॉन डीवी यानी कि हमें ऐसा डीओ विकसित करना है या उसमें ऐसी योग्यताओं का विकास करना है जो वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सके। अब दो और बचे हैं अपने, डगलस व हॉलैंड। डगलस व हॉलैंड। तो डगलस व हॉलैंड के अनुसार इन्होंने क्या बोला? ये भी वही 2 पर्सन है, जैसे क्रो एंड क्रो थे 2 पर्सन, वैसे ही 2 पर्सन है डगलस व हॉलैंड। इन्होंने कहा कि शिक्षा शब्द का प्रयोग सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। शिक्षा शब्द का प्रयोग सब परिवर्तनों को विकसित या व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। तो ये देखते हैं, शिक्षा शब्द का प्रयोग, शिक्षा शब्द का प्रयोग सब परिवर्तनों को
सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं, मतलब वो जो परिवर्तन है वो कहाँ हो रहे हैं? व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में। तो जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। तो चलो हमारे बालकों अब इसको समझते हैं, डगलस व हॉलैंड। डगलस व हॉलैंड। डगलस नाम का कोई पर्सन होता है, डगलस नाम का कोई व्यक्ति होता है, उसे कहाँ जाना है? हॉलैंड जाना है। मान लो हॉलैंड नाम की कोई जगह है, तो डगलस नाम के पर्सन को जाना है हॉलैंड। तो वो क्या करेगा? वो जाने के लिए हर एक परिवर्तन करेगा। जैसे हमारी डेली लाइफ में भी हम देख सकते हैं कि किसी पर्सन को कहीं जाना है तो वो बोलेगा नहीं यार मेरा वो काम छूट जाए, नहीं वो ऐसे हो जाए, नहीं मैं तो जल्दी उठ भी नहीं पाता। कोई बोल रहा है कि जल्दी चलो भाई 3 बजे 4 बजे मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो बोल रहा है नहीं मैं तो जल्दी उठ नहीं पाता, सुबह सुबह मुझे ये काम होता है, ये होता है, वो होता है। तो अगर किसी पर्सन ने ठान लिया कि नहीं मुझे मॉर्निंग वॉक जाना ही है, तो ऐसे ही डगलस ने ठाना, क्या ठाना? कि मुझे हॉलैंड जाना है। कहाँ जाना है? हॉलैंड। हॉलैंड जाना है। तो उसने क्या किया? जो जो परिवर्तन उसमें हो सकते थे, जो जो परिवर्तन उसमें हो सकते थे वो सब किए, और इसी जीवन काल में वो कहाँ पहुँच गए? इसी जीवन काल में वो कहाँ पहुँच गए? हॉलैंड पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? हॉलैंड पहुँच गए। यानी कि डगलस नाम का कोई पर्सन था, उसे जाना था हॉलैंड। तो उसने अपनी बिजी लाइफ में वो सारे चेंजेज किए, हर एक चेंज किया जिससे वो कहाँ पहुँच सके? हॉलैंड पहुँच सके। और कब किए? उसी जीवन काल में करके वो कहाँ पहुँच गए? हॉलैंड पहुँच गए। डगलस नाम के व्यक्ति ने हॉलैंड जाने के लिए हर एक परिवर्तन किया, और अपने इसी जीवन काल में वो कहाँ पहुँचा? हॉलैंड पहुँच गया। क्लियर है? क्रो एंड क्रो के अनुसार व्यक्तिकरण और सामाजिकरण। महात्मा जी ने कहा था हे बालक मनुष्य, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क और आपकी आत्मा। स्वामी जी ने क्या कहा था? या स्वामी जी के लिए क्या कहेंगे? स्वामी जी में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति होने तक हमें उनके विवेक को देखना है। हमें उनके विवेक को देखना है। ब्राउन। बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया गया तो वो कैसा हुआ? ब्राउन हो गया। पेस्टोलॉजी के अनुसार पेस्ट किया, किसको किया? बालक की जन्मजात शक्तियों को। पेस्ट किया बालक की जन्मजात शक्तियों को, स्वाभाविक रूप से कर दिया, उनका कोई विरोध नहीं हुआ और उससे हुई प्रगति। जॉन डीवी के अनुसार हम एक ऐसे परफ्यूम को विकसित करेंगे, उसकी योग्यताओं का विकास करेंगे जिससे वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो सके। क्यों? क्यों भाई आजकल जो नालियाँ वगैरह बनी हुई है, रोड पे देखो पानी भरा हुआ है, इतनी गंदी बदबू मारता है, स्मेल आती है। तो डीयू चाहिए ना, हमें डीओ चाहिए ना, तो डीवी से हमने कर लिया डीओ। फिर है डगलस व हॉलैंड। डगलस नाम के पर्सन को जाना था हॉलैंड। उसने अपनी लाइफ में हर एक चेंज किया, हर एक परिवर्तन किया, और इसी जीवन काल में पहुंच गए हॉलैंड।
फिर अपने 2 पर्सन और हैं, पढ़ लेते हैं उनको भी, क्या पता पूछ ले जाए। फ्रेंडसन एंड डमविल, फ्रेंडसन एंड डमविल। फ्रेंडसन के अनुसार इन्होंने बताया आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। इन्होंने आधुनिक वर्ड और जोड़ा, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों से है, के कल्याण से है, व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। ये देखो, किसी का फ्रेंड था और उसका सन यानी कि बेटा, उसने क्या किया, व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण किया। किसी पर्सन का कोई फ्रेंड था और उसका बेटा आता है, या मान लो विदेश से आ रहा है, पढ़ के आ रहा है, तो उसने यहाँ आके क्या किया, व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण किया। तो ये हो गया अपने फ्रेंडशिप। एंड लास्ट है अपने डमविल। डमविल के अनुसार डमविल जी बोलते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सब प्रभाव आते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सब प्रभाव आते हैं जो बालक के जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है। ये है डम। इसने क्या बनाई, अपनी विल बनाई, और इस विल में वे सब प्रभाव आए जो उसे जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते थे। यानी कि डम नामक व्यक्ति ने अपनी विल बनाई और उसमें वो सब प्रभाव आ गए जो उसके जन्म से मृत्यु तक उसको प्रभावित कर रहे थे, वो सारे प्रभाव आ गए। तो ये होगी अपनी डम विल के अकॉर्डिंग। तो आज हमने पढ़ा कि शिक्षा क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और शिक्षा के प्रकार क्या हैं, साथ ही शिक्षा से संबंधित परिभाषाएं जो कि मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग दी हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।